नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद महेंद्र सिंह माहरा का कार्यकाल अप्रैल में पूरा होने जा रहा है। हालांकि उससे पहले ही ये सीट बीजेपी की झोली पर जानी तय हो गई है, लेकिन बीजेपी के लिए इस सीट पर दावेदार तय करना किसी चुनौती से कम नहीं है। कारण यह है कि एक सीट पर बीजेपी के 5 दिग्गजों के नाम पर माथापच्ची चल रही है। हालांकि उत्तराखंड में पैराशूट दावेदार उतारने की भी प्रथा रही है। कांग्रेस बीजेपी ने कई पैराशूट उम्मीदवार पर दांव जीता भी है। उत्तराखंड की राज्यसभा की एक सीट अप्रैल में खाली होने वाली है, लेकिन इस सीट पर पहले से बीजेपी उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार हो गई है। आलम यह है कि बीजेपी के लिए उम्मीदवार घोषित करना चुनौती बन गया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। अप्रैल में उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट खाली हो रही है। बीजेपी उम्मीदवार का राज्यसभा में जाना तय है, लेकिन ऐसा नाम जिस पर सभी सहमत हों, ऐसा नाम ढूंढना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। बीजेपी सरकार भले ही प्रचंड बहुमत के साथ सत्तासीन हुई हो, लेकिन अपनों की नाराजगी के डर ने उसे घेरा हुआ है। अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के लिए ही अभी तक 2 मंत्री पद भरे नहीं गए हैं। ऐसे में ये आने वाले दिनों में बीजेपी के सामने चुनौती होगी। राज्यसभा सांसद महेंद्र सिंह माहरा की सीट अप्रैल में खाली होने जा रही है। बीजेपी ने राज्यसभा सीट के लिए सेटिंग का खेल शुरू कर दिया है। संगठन के सामने मुश्किल ये है कि किसी एक को खुश करने में कई नाराज हो सकते हैं। बहरहाल राज्यसभा के लिए ये हो सकते हैं उम्मीदवार विजय बहुगुणा, शौर्य डोभाल, अनिल बलूनी, अमृता रावत, अजय भट्ट। राज्यसभा की दौड़ में जो नाम सबसे पहले सामने आता है वो है कांग्रेस से बीजेपी में आए विजय बहुगुणा। कहा जा रहा है कि विधायकी त्याग कर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए बहुगुणा के बलिदान का सम्मान उन्हें राज्यसभा में भेजकर किया जा सकता है। मुश्किल यह है कि पहले ही कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए 4 विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया जा चुका है, जिस पर पार्टी के अंदर ही काफी रोष है। ऐसे में बहुगुणा अगर राज्यसभा की सीढ़ी चढ़ते हैं तो अपनों की नाराजगी पार्टी के पसीने छुटा सकती है। इसके अलावा 2 और नाम हैं जो इस समय चर्चा में है, शौर्य डोभाल और अनिल बलूनी। दोनों की क्वालिफिकेशन इतनी है कि ये आला कमान के बेहद करीब हैं। इस समय दोनों प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन भी खोज रहे हैं। वहीं सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री बन तो गए, लेकिन अब वो अपनी पत्नी अमृता रावत के लिए राज्यसभा की कुर्सी चाहते हैं। इसके लिए वो फील्डिंग भी सजा रहे हैं, लेकिन उनकी ये राह काफी मुश्किल है। एक और नाम जो इन दिनों चर्चा में है वो है प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का। अजय भट्ट अगर राज्यसभा जाते हैं और बीजेपी एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत का पालन करती है तो उनकी सीट पर किसी सीनियर विधायक को एडजस्ट किया जा सकता है। हालांकि अजय भट्ट कह चुके हैं कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसे निभाएंगे। ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा तय होना है। इसमें प्रदेश का कोई रोल नहीं होता है। जो भी तय होगा, हमसे जो पूछा जाएगा उसको हम बता देंगे। कांग्रेस वैसे भी इस समय इस स्थिति में नहीं है कि वो कोई अपना व्यक्ति को नॉमिनेशन के लिए आगे पेश कर सके, क्योंकि उनकी संख्या बल नहीं है और करेंगे भी नहीं, मुझे ऐसा जहाँ तक अनुमान है। इसलिए जो भी आएगा ऊपर से तय होके आएंगे। जो आएंगे उनका नॉमिनेशन कराना और उनको जिताना, उनकी सारी फॉर्मेलिटीज़ करना, वो जो प्रदेश के स्तर पर होता है,
प्रदेश करेगा। हालांकि उत्तराखंड में राज्यसभा की सीट जीतना बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है, लेकिन राज्यसभा सीट पर किसको उम्मीदवार तय किया जाए, ये चुनौती जरूर है। हालांकि ये केंद्रीय आला कमान को तय करना है। भले ही बीजेपी उम्मीदवार के नाम पर कोई चुनौती नहीं मान रही, लेकिन राज्यसभा जाने के लिए उम्मीदवारों की एक लंबी फहरिस्त बीजेपी के सामने मौजूद है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस चुनौती से कैसे पार पाती है। देहरादून से नासिर हुसैन की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो सीट एक है और इसके लिए उम्मीदवारों की जो फहरिस्त है वो काफी लंबी है। अभी तक जो 5 नाम सामने आ रहे हैं उनमें विजय बहुगुणा जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, उनके अलावा शौर्य डोभाल, अनिल बलूनी और प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का भी नाम सामने आ रहा है, जबकि अमृता रावत इनके नाम को लेकर भी चर्चाएं गर्म हैं। तो ये चुनौती है बीजेपी के सामने कि वो आखिर किसे खुश करती है, क्योंकि इन उम्मीदवारों में से एक का ही सिलेक्शन होगा, एक का ही चयन होगा, क्योंकि सीट एक है। और वहीं दूसरी तरफ जो सीटें इस बार खाली हो रही हैं अप्रैल महीने में, तो देश भर में अगर हम बात करें तो तकरीबन 58 जो सदस्य हैं वो राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं और इनमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का भी नाम है, धर्मेंद्र प्रधान का नाम है, जेपी नड्डा का नाम है, थावरचंद गहलोत हैं, रामदास अठावले हैं। तो बीजेपी क्या इन 5 से इतर भी किसी और नाम पर विचार कर सकती है, क्योंकि सीट तो पक्की है, बीजेपी के खाते में जानी है। तो ऐसे में क्या बिना रिस्क लिए हुए केंद्रीय मंत्री जो रविशंकर प्रसाद हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, जेपी नड्डा हैं, इनको भी यहां शिफ्ट किया जा सकता है? यानी पैराशूट उम्मीदवार जिसको लेकर के उत्तराखंड हमेशा से चर्चाओं में रहा है, तो क्या ऐसा भी संभव है? कई तरीके की संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं और शौर्य डोभाल और अनिल बलूनी के बारे में कहा जा रहा है कि इन दोनों की शैक्षणिक योग्यता ऐसी है कि ये प्रिय हैं आलाकमान के, तो हो सकता है नजदीक है आलाकमान के, तो हो सकता है इन दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन हो। तो ये कई सारे इफ एंड बट जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं उत्तराखंड में। तो इस वक्त हमारे स्टेट हेड उत्तराखंड के गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, जिस तरीके से एक सीट उत्तराखंड में खाली होना है और इसको लेकर के नाम तो कई सारे हम देख रहे हैं, विजय बहुगुणा, शौर्य डोभाल, अनिल बलूनी, अमृता रावत, अजय भट्ट, तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि सिलेक्शन एक का करे? अभिषेक, चुनौती तो बड़ी है क्योंकि कई ऐसे बड़े नेता हैं जो मौजूदा समय में कहा जाए कोई जिम्मेदारी भरे पद पर आसीन नहीं है। अगर बात की जाए जैसे सतपाल महाराज हैं और ये वो पार्टी का बड़ा चेहरा थे जो लोकसभा चुनाव में पार्टी के साथ जुड़े मगर कैबिनेट मंत्री हैं। मौजूदा समय में इनकी पत्नी अमृता रावत जो है किसी पद पर आसीन नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए विजय बहुगुणा जो उत्तराखंड के कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री रहे, काफी सीनियर नेता हैं और पार्टी में जब आए तो आज इनका बेटा इनकी सीट पर ही सितारगंज से विधायक है। तो मौजूदा समय में विजय बहुगुणा भी किसी सीधे पद पर आसीन नहीं है। इसके अलावा अनिल बलूनी सब लोग जानते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बिल्कुल नवरत्न में शामिल हैं। यही कारण है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता से लेकर और कई पदों पर वो आसीन रहे। बनारस में उन्होंने मोदी का चुनाव संभाला। इसके अलावा डोभाल का नाम अजीत डोभाल के लिंक से सामने आता है। तो कई ऐसी चीज है। अजय भट्ट अगर जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो रानीखेत से चुनाव हार गए, मौजूदा समय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं जो हम लोग आशंका जता रहे हैं और नियर और डियर का गेम हमेशा से पार्टी में सबसे आगे रहा है। तो यही माना जा रहा है कि राज्यसभा जो कि ऑबलाइज करने का माध्यम होता है, सम्मान देने का माध्यम होता है,
तो इन बड़े नेताओं में से किसी को भी इस पद पर आसीन किया जा सकता है। मगर जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि विजय बहुगुणा का नाम और अनिल बलूनी का नाम भी इन 5 नामों में सबसे आगे है। लेकिन एक और चीज गौरव जी, जिस तरीके से पैराशूट उम्मीदवारों को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा हुई है उत्तराखंड में, तो एक और चीज है कि सीटें जो बीजेपी की इस बार खाली हो रही हैं राज्यसभा की, उनमें रविशंकर प्रसाद हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, जेपी नड्डा हैं, थावरचंद गहलोत हैं, रामदास अठावले हैं। तो क्या केंद्रीय नेतृत्व हो सकता है कि एक बार इन 5 नामों को पीछे छोड़ करके इन नामों पर विचार कर जाए, क्योंकि इसमें कई केंद्र में मंत्री हैं? बिल्कुल आशंका ये सटीक साबित हो सकती है अभिषेक आपकी, क्योंकि अक्सर हमने उत्तराखंड में ही देखा है, चाहे वो कांग्रेस के अगर एक्सपेरिमेंट में कहें राज बब्बर के रूप में, अगर बीजेपी में कई नेताओं को भी राज्यसभा का मौका आपके उत्तराखंड या कई अन्य प्रदेशों से मिलता आया है, तो ये पार्टी का विवेक है। और अभी अगर आप पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछेंगे तो वो भी ये कहेंगे कि हमारे यहाँ जो कमेटी है इस पर निर्णय लेने की, वही निर्णय लेती है और वो निर्णय हर पार्टी कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी को मान्य होता है। तो पार्टी का जो बोर्ड है, केंद्रीय बोर्ड है, वो इस पर निर्णय लेगा कि कहां से किसको प्रत्याशी बनाया जाए और उसके बाद पार्टी उसमें लग जाएगी। तो कोई बड़ी बात नहीं कि इसमें जो बाहरी राज्य या जो दूसरे केंद्रीय नेता पार्टी के हैं उनको भी यहां से राज्यसभा सदस्य बनाया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें जेपी नड्डा का भी नाम शामिल है, जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, वो जुड़ चुके हैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता अनिल गोयल जी और साथ ही साथ प्रदीप टमटा जी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। बहुत धन्यवाद आपका। अनिल गोयल जी, पहले तो सर आप ही से समझना चाहेंगे कि इससे पहले जब 2016 में जो राज्यसभा के चुनाव हुए थे, उस समय आपको हार का सामना जरूर करना पड़ा था। इस बार आप बीजेपी में हैं, उस समय आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार क्या बीजेपी आपके नाम पर भी विचार कर सकती है? संभावनाएं ऐसी भी तो नहीं? देखिए, ऐसा है कि मैं 2012 में भी बीजेपी के बैनर से चुनाव लड़ा राज्यसभा का, और 2016 में भी लड़ा। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे, जैसा कि अभी मैं आपकी टिप्पणी भी सुन रहा था, कि भी ये केंद्र सरकार का या उस कमेटी का सर्वाधिकार होगा, और जिसको भी केंद्र सरकार या केंद्रीय नेतृत्व लाना चाहेगा उस पर राज्यसभा पर उसकी वो लगेगी। हमारे 58 विधायक इस समय सदन में हैं, और कोई शक नहीं है कि नॉमिनेशन ही एक तरह से चयन करने की प्रक्रिया पूरी कर देगा। तो ये माना जाएगा कि भाई मैं निश्चित तौर पर इस उसमें हूँ कि भाई जो भी अच्छा नाम आएगा केंद्र के सामने, उस पर इस बात के लिए उसके नाम पर सभी लोग एक साथ। अनिल गोयल का नाम हो सकता है? अनिल गोयल का नाम हो सकता है? हैं जी, अनिल गोयल का नाम हो सकता है? जी, अनिल गोयल का भी नाम हो सकता है, क्योंकि मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पुराना कार्यकर्ता हूँ, और लगातार पार्टी ने मुझ में अपना विश्वास व्यक्त किया है, अनेकों पदों को देकर, अनेकों जगह पर पैसा रख के। और जिस समय हमारा बहुमत नहीं था, उस समय भी पार्टी ने मुझे इस बात के लिए चयन किया था मेरा। तो ये एक साधारण सा वो है कि भाई मैं उसके लिए कोई भी पार्टी जो निर्णय लेगी उसके लिए वो सभी को सर्वमान्य होगा, परंतु मुझे लगता है कि मैं भी उस लिस्ट में शामिल। प्रदीप जी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो चुनाव होने वाले हैं इस बार राज्यसभा के, कुल 58 सीटों पर चुनाव होने हैं। कांग्रेस अपने आप को कहां देख रही है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, और अगर इन 58 सीटों को भी हम देखें तो? देखिए, इस समय कांग्रेस उत्तराखंड के संदर्भ में तो साफ है कि इस समय सारी की संभावनाएं बीजेपी के साथ है। इस समय पूरा उनके पास एब्सोल्यूट बहुमत है, इसलिए अभी हमारी पार्टी को निर्णय लेना, हमको क्या करना नहीं करना, लेकिन जहाँ संभावना है बीजेपी, और ये तो आप बीजेपी की पाले में तय करना है। हमारी संपत्ति तो हर बार हारने के लिए अनिल जी या स्थानीय उम्मीदवार हो जाते हैं। इस समय जब राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के हितों को रिप्रेजेंट करने का सवाल होता है, तो उस समय क्या किया जा सकता है। लेकिन है कि उम्मीदवार ये तो दल का अपना निर्णय है कि किसको वो तय करे, लेकिन कांग्रेस के हिसाब से संभावनाएं साफ है कि इस समय हमारे पास नंबर्स नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो नाम इतने सारे जब आ जाते हैं, क्योंकि इन चुनाव में व्हीप तो होगा नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं संभावनाएं तो बनती हैं। क्या कांग्रेस उम्मीदवार ही नहीं उतारेगा?
नहीं, ये तो पार्टी को इस संदर्भ में निर्णय लेना, लेकिन नंबर साफ दिखा दे रहे हैं कि हमारी स्थिति कहाँ पर है यहाँ पर। और ये बीजेपी को तय करना है कि वो राज्य के हितों को इंटरेस्ट करने वाले उम्मीदवार कुछ राज्य से उम्मीदवार बनाती है, या वो अपनी राष्ट्रीय राजनीति के आवश्यकता के अनुरूप किसी को उम्मीदवार बनाती है। ये बीजेपी का अपना आउटलुक है। तो एक चीज तो इस चीज के बारे में अनिल जी ही बेहतर बता सकते हैं। अनिल जी, जिस तरीके से प्रदीप जी कह रहे हैं कि राज्य का कोई उम्मीदवार या फिर वही जो पैराशूट कल्चर एक कहीं ना कहीं दिखा है उत्तराखंड में, वो पैराशूट कल्चर एक बार फिर दिख जाएगा। कि राज्य से ऑलरेडी प्रदीप जी भी हैं, अभी वहां पर राज्यसभा के मेंबर हैं, और भी यहाँ से बीच में इनके शायद राजबब्बर जी भी वहाँ के मेंबर बने थे। वही राजबब्बर मेंबर बने, लेकिन उसके बाद राजबब्बर कभी लौट कर नहीं आए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना। अब कांग्रेस ने भी ऐसे निर्णय लिए हैं समय पर, ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरा मानना है देश हित में जो भी निर्णय होगा या जो भी सिस्टम राज्यसभा, क्योंकि केंद्रीय वो है और अपर हाउस है, और वहां पर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें पूरे देश के इश्यूज और देश का सिस्टम सम्मिलित होता है। तो अच्छा है राज्य का रिप्रेजेंटेशन हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर जिस भी साथी को संगठन इस बात के लिए मोहर लगाएगा, वो निश्चित तौर पर भारी बहुमत से जीतकर राज्यसभा का मेंबर बनेगा। बहुमत तो आपके पास है, बहुमत तो आपके पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो नामों को लेकर के माथापच्ची है, एक को खुश करने के चक्कर में बाकी तो सब नाराज होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता हमारी पार्टी में। जो भी कमेटी डिस्कशन के बाद निर्णय लेगी या केंद्र निर्णय लेगा, उस पर सब एकमत होकर, एकजुट होकर। सर, ऐसा किस पार्टी में नहीं होता है जी? ऐसा तो सभी पार्टी में है कि एक को खुश करने के लिए बहुत को नाराज किया जाता है। टिकट मिला तो पूरी पार्टी ने मेरे लिए वोट किया, ये मेरे गर्व और गौरव की बात है। यही आगे भी होना है। पार्टी जो है पूरी तरह से संगठित है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और उसमें अगर ऐसी भावनाएं नहीं होंगी कि जिस पर भी निर्णय होगा सब उसके पीछे चलेंगे, तब पार्टी कैसे चलेगी? ये तो राजनीतिक दल है और राजनीतिक इच्छा है और राजनीतिक व्यवहार किस तरह से वहां पर इसके माध्यम से देश के हितों की और देश के विकास की बात करनी है, ये पार्टी का निर्णय होगा, उसमें हम सबको वो मंजूर होगा। बलराज पासी जी इस वक्त बीजेपी से ही हैं, पूर्व सांसद हैं। बलराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। लगता है बलराज जी से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया। लेकिन एक चीज प्रदीप जी, जिस चीज की आप चर्चा कर रहे थे कि जब जो भी सिलेक्शन करना है वो बीजेपी का अपना एक अधिकार है, लेकिन जो सिलेक्शंस होते हैं उस पर सवाल उठते रहे हैं। कांग्रेस ने प्रदीप टम्टा को अगर भेजा तो ये राज्य के हित में है कि वो राज्य की बातों को राज्यसभा में रख रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस ने राजबब्बर को सिलेक्ट किया तो फिर राजबब्बर आज क्यों नहीं दिखते हैं उत्तराखंड में? उत्तराखंड में और हर राज्य में एक परसेप्शन है कि राज्य समाज का जो काउंसिल है वो स्टेट के हितों को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेसिफिक है। तो इसलिए राज्य के अंदर एक भावना रहती है कि राज्यसभा से जो भी उम्मीदवार जाए वो हमारे राज्य के हितों को जानने वाला, समझने वाला, उसको रिप्रेजेंट करने वाला होगा, तो स्टेट ज्यादा ढंग से वहां पर रिप्रेजेंट हो पाएगी। ये राज्यसभा बनने, काउंसिल ऑफ स्टेट बनाने के पीछे की भावना है। और इसीलिए क्या कहते हैं, धीरे धीरे इस राज्य के अंदर भी बहुत से स्पेसिफिक राज्य है, हमारा जो उत्तराखंड है या हिमालयी राज्य है, इनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, अपनी तरह की समस्याएं हैं, हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ कम है। इसलिए ये सवाल हमेशा आता है कि राज्य से जो भी राज्यसभा में जाए वो स्पेसिफिक यहाँ के उत्तराखंड या हिमालयन स्टेट के सरोकारों से जुड़ा हो। बाकी ये नेशनल दलों को अपना तय करना होता है, लेकिन राज्य की भावना हमेशा है। तो इस समय भी बीजेपी के अंदर भी एक ये जरूर भाव होगा और राज्य के अंदर भी है कि जो भी राज्यसभा का उम्मीदवार है वो राज्य के हितों के हिसाब से, राज्य के समस्याओं को, राज्य के स्पेसिफिक इंटरेस्ट को जानने वाला हो तो ज्यादा बेटर होगा। ये चीजें कांग्रेस ने क्यों नहीं सोची थी? नहीं, कांग्रेस ने भी सोची है। मैंने आपसे कहा ना कि ये राज्य नहीं, अगर कांग्रेस ने सोचा होता तो शायद राजबब्बर की जगह किसी ऐसे शख्स को चुना जाता जो उत्तराखंड की पहाड़ियों से चीजों के बारे में बेहतर जानते हों और वो पहाड़ियों की बेहतर बातें रख सकते सदन में। नेशनल पार्टीज की अपनी एक प्रायोरिटीज होती है। वो हो सकता है बाहर का स्टेट
से भी व्यक्ति राज्य के इंटरेस्ट को अच्छी ढंग से व्यक्त कर सकता है। तो ऐसे बात रखेगा कि वो उत्तराखंड कभी आएगा ही नहीं। वो तो जब भी है वो उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं राज बब्बर। ये राज्य के उस पर्टिकुलर व्यक्ति की बात है, क्योंकि उसको अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करना है। वो बेस्ट रिप्रेजेंट तभी कर सकता है जब वो अपने राज्य के हितों के साथ अपनी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा को भी आगे ले जाए। तो ये तो राज्य के दल को तय करना है कि वो क्या है। लेकिन मैंने जो मेन पर्सपेक्टिव कि राष्ट्रीय दलों को भी चुनते हुए इस भाव को ध्यान रखे, ये उत्तराखंड की जनता का अपना एक सोचना हो। वो कांग्रेस से भी और बीजेपी दोनों इस ढंग से सोचते हैं, आप किसी को भी चुने, लेकिन जो उत्तराखंड स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स है उनका जानकर को उनको ढंग से रखे तो ज्यादा बेटर होगा। ये उत्तराखंड राज्य में लोगों की जनमानस की इच्छा है और इसको हर दल को देखना चाहिए। अब ये चीज तो अभी तो फिलहाल अब इसकी जिम्मेदारी जो बनती है वो बीजेपी की बनती है। अनिल जी, तो ऐसे में जो नामों पर चर्चा हो रही है उनमें शौर्य डोभाल के नाम की चर्चा हो रही है, अनिल बलूनी के नाम की चर्चा हो रही है। इनके बारे में भी कहा जा रहा है पैराशूट उम्मीदवार आएंगे, जीतकर सदन जाएंगे, बस इतना तक सीमित। और अगर इनके अलावा हम बात कर लें, बिहार से आते हैं रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान हैं, वो खाली हो रहे हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो अगर बाहरी उम्मीदवार को लाकर रख दिया जाता है फिर वो उत्तराखंड की बात सदन में रखेगा क्या? नहीं, देखिए ये आजकल पूरा देश एक ही तरह की उससे जूझ रहा है कि भ्रष्टाचार रहित होना चाहिए, आतंकवाद रहित होना चाहिए। वो दूसरा पहलू है, लेकिन कम से कम जो उत्तराखंड की जो मौलिक चीजें हैं, उत्तराखंड की जो मौलिक चीजें हैं, एक उत्तराखंड का नेता ही उस चीज को बेहतर समझ सकता है, बाहरी तो उसे समझेगा नहीं। नहीं, देखिए ऐसा है, ये मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, प्रदीप टमटा जी भी अच्छी बात कह रहे थे और ऐसी उम्मीद है। जहाँ तक आप अनिल बलूनी की बात कह रहे हैं, जहाँ तक आप डोभाल जी की बात कह रहे हैं, सब लगातार ये लोग यहाँ रहते रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये तो अपने पदों के निर्वहन के लिए वहां जाकर वो है, अभी भी महीने में 2 बार यहाँ आते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है और यहाँ बराबर अपनी भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही हम लोग हैं, ऐसे ही और जितने नेता आपने यहाँ के गिने वो सब हैं और मुझे लगता है पार्टी इस पर जो भी निर्णय लेगी वो अच्छा होगा और हम सब उसके पीछे एक साथ एकजुट होकर खड़े होंगे और उसके से राज्य का विकास और देश का विकास सीधा जुड़ा मिलेगा। चलिए, ये चीज तो देखना अहम होगा क्योंकि बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं माथापच्ची इन सारी चीजों को लेकर चल रही है और उम्मीदवार का जब ऐलान होगा तब देखना अहम होगा कि आखिर सिलेक्शन किनका होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो राज्यसभा के चुनाव होने हैं, देश भर में कुल 58 सीटों पर चुनाव होने हैं और ऐसे में उत्तराखंड की जो एक सीट है वो काफी महत्वपूर्ण है, काफी लोगों के नामों पर चर्चा हो रही है। देखना अहम होगा कि बीजेपी आखिर किसे चुनकर राज्यसभा भेजती है। कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहें न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।